नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया और भारत के Su-57 फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, रशिया की तरफ से भारत के साथ फाइटर जेट कोऑपरेशन को रिवाइव करने के लिए काफ़ी सीरियस पुश को किया जा रहा है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ की तरफ से बात अभी कंफर्म किया गया कि Su-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी Su-57E को भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन करने पर एडवांस टेक्निकल कंसल्टेशन किए जा रहे हैं। प्लान ये कि Su-57 को वही फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर कराया जाएगा जहां Su-30MK को मैन्युफैक्चर किया गया था और इसमें इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन इंजन को लेकर होने वाली है। रशिया ने भारत को यहाँ पर दो इंजन ऑप्शन को ऑफर किया जा रहा है। एक उनका प्रूवन AL-41 सीरीज का इंजन होने वाला है और दूसरा उनका नेक्स्ट जनरेशन इजदेली 177 फैमिली का इंजन होने वाला है। अब इजदेली 177 इंजन को रिसेंटली पहली बार Su-57 पर फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो रशिया की सेकेंड जनरेशन इंजन होने वाली है। प्रॉब्लम ये कि इजदेली 177 इंजन अभी ईयरली टेस्टिंग फेज में और प्रोडक्शन रेडी नहीं हुआ है, इसलिए नियर टर्म इंडक्शन के लिए रशिया AL-41 इंजन को प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर पुश कर रहा है। फ्यूचर में इजदेली 177S को एक अपग्रेड के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि Su-30MK जैसे एयरक्राफ्ट में भी बिना मेजर रीडिजाइन के इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एंगल से देखा जाए तो रशिया का पिच यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है, जो कि भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने वाली है, क्योंकि रशिया की तरफ से अभी Su-57 को भारत में मैन्युफैक्चर करके इंडियन सब सिस्टम को उसमें इंटीग्रेट करने का प्रॉमिस दिया जा रहा है, जो वेस्टर्न फाइटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्सेस का ऑफर कर रहा है। लेकिन इंजन रोडमैप इस डील का सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है, जिसमें सबसे पहले इस डील को करने से पहले भारत को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें इजदेली 177 इंजन के साथ जाना चाहिए या फिर AL-41 सीरीज के इंजन के साथ जाना चाहिए। अगला अपडेट LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, 28 मार्च 2025 को HAL और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच 156 एडिशनल LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर का मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसका ओवरऑल वैल्यू लगभग 62,700 करोड़ के आसपास का था। इस डील के बाद अभी HAL की तरफ से प्रचंड के नेक्स्ट और सबसे क्रिटिकल फेज पर काम करना शुरू किया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर को डेडिकेटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया जाने वाला है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक HAL लेट 2026 या ईयरली 2027 तक LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर से हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की फ्लाइट ट्रायल को स्टार्ट करने वाली है। ये ट्रायल सेकेंड फेज में ऑर्डर किए गए 156 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। अभी तक प्रचंड हेलीकॉप्टर का टेस्टिंग मेनली इन्फ्रारेड गाइडेड रॉकेट और उसके गन सिस्टम के साथ किया गया था, लेकिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेशन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। और दोस्तों, किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसका प्राइमरी स्ट्राइक ऑप्शन होने वाला है। अभी आर्मी और एयरफोर्स दोनों अपने अपने वेरिएंट सिलेक्ट करने वाले हैं, जहां पर आर्मी इस मिसाइल को हेलिना के नाम से ऑपरेट करने वाले हैं, जबकि एयरफोर्स के लिए इसका नाम ध्रुवास्त्र होने वाला है। खास बात यह कि हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों पहले से ही यूजर वैलिडेशन ट्रायल को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी इसकी टेस्ट किया जा चुका है, जहां पर इन ट्रायल्स में मिसाइल ने थिन एयर में आर्मर टारगेट को एक्यूरेटली लॉकर डिस्ट्रॉय करके दिखाया, जो प्रचंड के इंटेंडेड ऑपरेशन रोल के लिए काफी सुइटेबल होने वाला है। अब भारत डायनामिक लिमिटेड के मुताबिक मिसाइल अभी इंडक्शन के लिए रेडी हो चुका है और ये 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर की फ्लीट का प्राइमरी एंटी आर्मर वेपन बनने वाला है। कैपेबिलिटी की बात करें तो यह मिसाइल मॉडर्न मेन बैटल टैंक्स को भी एंगेज कर सकता है, जिसके ऊपर एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर लगा हुआ होता है, और ये मिसाइल लगभग 800 mm तक की आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम होने वाला है, जो कि मोस्टली चाइना और पाकिस्तान के सभी टैंक के लिए सफिशिएंट होने वाला है। इसके साथ साथ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड LCH प्रचंड में और भी अपग्रेड्स को यहाँ पे करने का प्लान किया जा रहा है, जिसकी अभी इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, न्यूक्लियर डिटेक्शन सिस्टम और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम को ऐड किया जाने वाला है, जो कि लो फ्लाइंग ऑपरेशन में इसकी सर्वाइबिलिटी को काफ़ी बेहतर करने वाली है। अगला अपडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VL के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई दिख रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन इंडियन आर्मी के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM का ऑर्डर होने वाला है। रिसेंट कॉल के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन ने खुद ये सिग्नल दिया है कि कंपनी इस ऑर्डर को लेकर 90% से ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मार्च के एंड तक क्लियर हो जाएगा। ये सिस्टम इंडियन आर्मी की एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने वाले हैं, जहां मोबाइल और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है।
QRSAM एक फुल्ली इंडिजिनस सिस्टम है जिसमें रडार, कमांड एंड कंट्रोल और इंटरसेप्टर मिसाइल इकोसिस्टम सब कुछ भारत में डेवलप किया गया है। इसलिए अगर ये ऑर्डर क्लियर होता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का ऑर्डर बुक में एक मेजर स्ट्रेटेजिक बूस्ट आने वाला है। QRSAM के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अभी मल्टीपल हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स सिस्टम और सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट की डिमांड अभी आर्म फोर्सेस में रैपिडली ग्रो कर रहा है। खास करके सर्वाइबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड काफी बढ़ता जा रहा है। तो अभी अगर QRSAM और रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर इसी क्वार्टर में फाइनल हो जाता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की फाइनेंशियल विजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन पाइपलाइन दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। ऊपर से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पॉलिसीज के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक कंपनीज को क्लियर प्रायोरिटी मिलने वाली है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका की तरफ से, और इससे जुड़ी हमें काफी अनकंफर्टेबल रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एमका हमारा फ्यूचर का इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, लेकिन उसका डिजिटल ब्रेन अभी भी भारत का नहीं है। इस एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम तो भारत का होने वाला है, इंजन को इंडिजिनसली बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है, वेपन भी लोकल होने वाले, लेकिन जो सॉफ्टवेयर से अभी इस जेट को डिजाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो अभी फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में मौजूद है। अभी जो एमका का कंप्लीट डिजाइन किया जा रहा है वो फॉरेन ओन्ड कैड और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट लाइसेंस चेंज या पॉलिटिकल डिसीजन से पूरा प्रोग्राम के ऊपर असर पड़ सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम होने वाले, लेकिन ये डिपेंडेंसी एक साइलेंट किल स्विच की तरह काम कर सकता है। मई 2025 में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सिर्फ एक वीक के अंदर ही चाइना के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल को कट कर दिया था। रिजल्ट ये हुआ था कि चाइनीज चिप डिजाइन इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा ओवरनाइट पैरालाइज हो गया था, लेकिन चाइना ने पहले से अपने इंडिजिनस अल्टरनेटिव पर काम कर दिया था, जिस वजह से उनके पास पहले से बैकअप मौजूद था। लेकिन भारत के केस में अभी तक कोई भी सीरियस नेशनल लेवल में कैड, ईडी या एरोस्पेस ग्रेड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं। हम हमारे डिफेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उन प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने वाले टूल्स पर ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। भारत ने 5 पॉजिटिव इंडियन लिस्ट को निकाला था, जिसमें 4600 से ज्यादा डिफेंस आइटम को इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया था, और उसके बाद इसमें राइफल्स, रडार, मिसाइल सब कुछ स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर दिए गए थे और उसको इंपोर्ट किया गया था। लेकिन कैड सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन टूल, स्कैडा सिस्टम, इन सभी का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। अब हार्डवेयर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लेवल में आ जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जिससे हार्डवेयर डिजाइन होता है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसरो की बात करें तो इसरो की तरफ से प्रभा नाम का अपना CFD टूल को डेवलप किया गया, जिससे इसरो की तरफ से अपने सैटेलाइट और मिशन को डिजाइन किया जाता है ताकि फॉरेन सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। ये प्रूफ है कि अगर इंटेंट और फंडिंग मिले तो भारत खुद से स्ट्रेटेजिक डिजाइन टूल को डेवलप कर सकता है और बना सकता है। लेकिन डिफेंस इकोसिस्टम के बाकी पार्ट में अभी ऐसी कोई भी सीरियस मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इसरो अपना खुद का रॉकेट और बाकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है तो HAL और AD ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हालांकि एमका की ऑपरेशनल रोल पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन डेवलपमेंट फेज में अगर यूनाइटेड स्टेट या जर्मनी की तरफ से अपनी सॉफ्टवेयर को हमारे साथ शेयर करने से मना कर दिया जाता है, फिर बैन लगा दिया जाता है, तो इससे एमका की डेवलपमेंट को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और इससे इसकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक डिले हो सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।